ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स है, उसके अंदर हमने दो मेजर पोर्शन हमारे ख़त्म किए। एक होता है इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस को हमने ऐसे प्यार से कहा हुआ है कि लाइट की फाइट को इंटरफियरेंस कहते हैं। ओके, मतलब लाइट के वेव्स जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि इंटरफियरेंस हुआ। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। शौर्य मेहता, ये लेक्चर चल रहा है और आप लेक्चर में बैठे हो, नहीं मजा आता है तो यू कैन लीव, इट्स इट ओके, दैट्स ओके फॉर मी। कैन यू हियर मी? शौर्य, कैन यू हियर मी? आपका माइक बंद है। बोलिए। यस। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। हाँ, तो अंगड़ाइयाँ लेना बंद करिए, आप लेक्चर में बैठे हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके, यू कैन लीव। ओके, तो वीडियो चालू रख के बैठे हैं तो सही तरीके से बैठिए। ओके, और काफ़ी जो भी है, पहले भी मैंने कहा था कि व्हेन द वीडियो इज़ ऑन, सो जस्ट फील दैट कि आप क्लास के अंदर बैठे हो। वो बात अलग है कि आप अभी घर पे हो, खाना वाना इधर उधर। ओके, तो फोकस नहीं बनता है। वीडियो ऑन इसलिए हम रखते हैं ताकि आपका फोकस बने। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मे बी आपको, वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये फीडबैक होते हैं कि काफ़ी सारा काम हमारा क्लास में बैठे हैं ना तो ही हो जाता है, बस उसको घर पे एक बार पढ़ लेना पड़ता है, बाकी प्रिपरेशन हो ही जाता है। दैट इज़ अ सिंपल रीज़न, कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं वो। मेरा उसके साथ, उसका मेरे साथ ट्यूनिंग अच्छा होता है। यहाँ से जो बताया जाता है वहाँ पे प्रॉपर फोकस करते हैं तो सही चीज़ें समझ में आई जाती है। अब बैठे बैठे आप अंगड़ाइयाँ लेते रहेंगे तो मैं यहाँ पे वो देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपका लंच बाकी हो किसी का भी तो पहले लंच कंप्लीट करिए। आज का वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए। बैठे बैठे आप खाते खाते लेक्चर कभी नहीं सुनते हैं ओके क्लास में, तो आप उस बातों का ध्यान रखिए। तो इंटरफेरेंस समझा। इंटरफेरेंस से पहले हमने वेव का रिफ्लेक्शन और वेव का रिफ्रैक्शन समझा। उसके बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस के लिए हमने उसकी कंडीशंस देखी। दो टाइप की कंडीशंस आती है। सिद्धार्थ, कौन कौन सी कंडीशंस होती है? पूछा जाए तो रिस्पांस थोड़ा क्विक दीजिए। साद, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन टाइप की कंडीशंस होती है इंटरफियरेंस के अंदर? ध्रुव, इंटरफियरेंस में दो टाइप की पैटर्न है वो बनती है, दैट इज नोन एज द कंडीशंस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो हम इंटेंसिटी देता है, ये इंटरफेरेंस टर्म है। यस ध्रुव, टेल मी। वो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनता है वो। हाँ, उसको क्या नाम दिया था? डार्क फ्रिंज कब बनता है, ब्राइट फ्रिंज कब बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज बनता है और डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज। वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशंस क्या बनती है? कब हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? 2n पाई। तो वहां पे हमने ऐसा समझा था, यहाँ पे वैसे स्क्रीन पे भी है, cos phi 1 बनेगा। अगर cos phi 1 बनेगा तो phi का वैल्यू दैट यू हैव टू मेंशन, phi का वैल्यू अगर 2n पाई बनेगा, दैट यू कैन ऑल्सो सी दैट p दैट इज नोन एज ए पाथ डिफरेंस। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर पाई के मल्टीपल में हो तो उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस, अगर लैम्बडा के साथ हो तो उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। वैसे पाथ यानी क्या होता है पता है? डिस्टेंस।
डिस्टेंस, पाथ यानी रास्ता। ओके, वेव जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज नोन एज अ पाथ। ओके, सो पाथ अगर लैम्बडा के टर्म में है, दैट इज एन लैम्बडा, दिस इज अ कंडीशन फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड राइट द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे बता दिया मिनिमम होना, कॉस फाई मिनिमम कब होता है, फाई का वैल्यू क्या बनेगा, और उसके हिसाब से जब हम इस वैल्यू को 2 पाई पी बाई लेमड़ा इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा हम कहते हैं ना, तो पाई पी का वैल्यू हमें मिलता है लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2 एंड सो ऑन। तो जनरल वैल्यू बनता है 2n-1 लेमड़ा बाई 2, दैट इज अ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। ये हमने देखा। उसके बाद ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर बहुत ही काम का है। ओके, पोजीशंस फॉर द ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क। वैसे हमने वहाँ पे देखा कि वो डिस्टेंस सेम ही होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम बताया, ओके, और उसके बाद ये डिफ्रैक्शन देखे। दो टाइप के डिफ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है फ्रेनल और एक होता है फ्रॉनहोफर। तो आदित्य आप बताइए क्या बेसिक डिफरेंस है दोस्त फ्रेनल और फ्रॉनहोफर में, वैसे वो फ्रेनल में एडिशनल पॉइंट। स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखेंगे तो चलेगा, ओके, और फ्रॉनहोफर में लेंस रखनी पड़ती है। हाँ, तो वैसे बहुत एक इलॉजिकल भी तरीका है उसको याद रखने का कि फ्रेनल का स्पेलिंग छोटा है तो उसमें डिस्टेंस छोटा होगा, फ्रॉनहोफर नाम बड़ा है तो उसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड एज इलॉजिकल थिंग। ओके, कि अगर किसी किसी को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार याद नहीं रहता है कि किस में कम डिस्टेंस है किस में ज़्यादा है, तो दिस इज अ जस्ट इलॉजिकल कनेक्शन। नाम छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा है, किसके बीच में, स्क्रीन और स्लिट के बीच में। फ्रॉनहोफर नाम बड़ा है तो स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है तो लाइट कन्वर्ज नहीं होता है। तो लाइट कन्वर्ज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो लाइट कन्वर्ज करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो, दैट्स ग्रेट। डिफ्रैक्शन, तो उसके लिए हमने ये फिगर देखा था और इस फिगर को लेकर हमने ऐसा समझने का ट्राई किया था कि यहाँ पे स्लिट को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे हमें लैम्बडा बाई 2 जो पहला वैल्यू है और लैम्बडा बाई 2 दैट गिव्स अ पोजीशन फॉर मिनिमा। हमने यहाँ पे ये चीज़ को एज्यूम किया था कि हमने पूरी स्लिट को इस तरह से डिवाइड किया। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकली या तो इमेजिनरी थोड़ा साउंड करना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो स्लिट का डिस्टेंस इतना है, अब इस डिस्टेंस को आप ऐसे हवा में ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जिससे आपको डार्क फ्रिंज दिखे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम फिगर का सहारा लेते हैं और उसमें हम समझने का ट्राई करते हैं कि स्लिट ऑलरेडी जो मिलीमीटर में है 2 मिलीमीटर और 1.5 मिलीमीटर, अब वहां से रे जा रहा है तो रे तो कंटिन्यूस जा रहा है, तो उसको हाफ कैसे समझेंगे हम। तो कि एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि हमें सिर्फ ऐसा इमेजिन करना है कि जो भी स्लिट का डिस्टेंस है हाफ पोर्शन से जो लाइट जाएगा वो कुछ इस तरह से वेव देगा जो बाकी के हाफ पोर्शन को आउट ऑफ फेज देगा। आउट ऑफ फेज होना मतलब क्या, तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि एक पार्ट क्रैश देता है दूसरा पार्ट ट्रफ देता है, क्रैश और ट्रफ एक दूसरे से मिलते हैं, देन व्हाट विल बी द टोटल एम्पलीट्यूड, जीरो हो जाएगा। अगर टोटल एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तो बात खत्म हो गई। दिस दैट गिव्स ए मिनिमा, मिनिमा यानी इंटेंसिटी वहां पे जीरो होगा। अब वहां इंटेंसिटी जीरो है, उसको इंटरफेरेंस के टर्म में मैं बताऊं तो इट इज समथिंग लाइक ए डिस्ट्रक्टिव कुछ हुआ, दो एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो गया तो उसको हमने डिस्ट्रक्टिव नाम दे दिया। साध समझ में आ रहा है मेरे भाई? यस ओके, सर। हाँ, तो इधर तो सुनता रहे, तू बैठे बैठे वो खेला मत कर तू। ओके, अब यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर आपने हाफ पोर्शन ले लिया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, इस तरीके से हमने एज्यूम किया, अगेन आई रिपीट कि हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि ऐसा हो रहा होगा।
तो ही हमें ब्राइट के बाद तुरंत डार्क मिलेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि देखो, अगर आप यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हो, अब पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके कंपैरिजन में मेरे चेहरे का कलर, मेरे कपड़ों का कलर डिफरेंट है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पीछे एक कर्टेन है, बाजू में यहाँ पे कोई वॉल है, उसका कलर, कर्टेन का कलर डिफरेंट है, उसके बीच में मैं बैठा हूँ, मेरा कलर डिफरेंट है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो। नाउ जस्ट इमेजिन दैट कि यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है ना कि मान लो मेरा वीडियो ऑन है पर फिर भी आपको ब्लैक दिख रहा है, तो क्या आपको वो ब्लैक दिख रहा है तो उसमें आप बता सकते हैं कि कर्टेन कहाँ तक है, मैं कहाँ बैठा हूँ और वॉल कहाँ तक है? तो क्या नहीं, बता नहीं सकते। क्यों? तो क्या सब कुछ कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक। ओके, अब सब कुछ डार्क था, सेम वे अगर सब कुछ लाइट है तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस, जो इमेजेस बनती है, वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा होता है कि सेंटर पे सभी लाइट ऐसे मिलती है जहाँ से अपने को एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। और वो ब्राइट स्पॉट कहाँ तक है उसकी एक लिमिटेशंस बनाने के लिए डेफिनेटली उस ब्राइट के बाद कौन होना चाहिए? एक डार्क होना चाहिए। डार्क कहाँ तक है? डार्क की विड्थ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कि दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ले लो, पता चल जाएगा डार्क का विड्थ क्या है। ब्राइट का विड्थ कैसे पता चलेगा? तो कि तो डार्क का डिस्टेंस ले लो तो पता चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, तो वही चीज यहाँ पे उसने बताई कि हमने इस तरीके से हाफ हाफ लिया, जिस वजह से वहां पे पाथ डिफरेंस λ/2 बना। वो आउट ऑफ फेज में रहे तो इट्स समथिंग लाइक ए डिस्ट्रक्टिव जैसा बना तो इंटेंसिटी 0 हो गया। और इंटेंसिटी 0 करने के लिए यहाँ पे a sin θ1 a sin θ2 ऐसा कहा। हियर a स्टैंड फॉर व्हाट? याद करके सोच कर बताइएगा। स्लीट के बीच का डिस्टेंस। हाँ, जनरली स्लीट का डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? स्मॉल डी। पर यहाँ पे बस ऐसे ही, कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पे इस थ्योरी में मैंने ए लिया हुआ है। हो सकता है न्यूमेरिकस में जब बात करूँ तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला लिखा हो, पर वहाँ पे ए साइन थीटा की बजाय मैं डी साइन थीटा लिखूं, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल डी है। ऐसा अपने दिमाग में इस चैप्टर को लेकर, डिफ्रैक्शन को लेकर बात को अच्छी तरह से फिक्स करके रखना है। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे n लैम्डा लेते जाएंगे तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब हर वेवलेंथ कंप्लीट होने से एक मैंने आइडिया दिया था कि मान लो मैंने ऐसा कहा 5 वेवलेंथ, 5 लैम्डा बना, देन हाउ मेनी क्रेस्ट? 5 लैम्डा है ना, तो कितने क्रेस्ट बनेंगे? अपर वाला पार्ट कितना होगा? 5 बार। लोअर पार्ट दैट्स अ ट्रफ, वो कितनी बार होगा? 5 बार। तो 5 एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, 5 एम्पलीट्यूड नेगेटिव, सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 समथिंग लाइक दैट, +5 -5 0। 4 लो तो 4 क्रस्ट 4 ट्रफ, 3 लो 3 क्रस्ट 3 ट्रफ, n नंबर ऑफ वेवलेंथ लो तो n क्रस्ट n ट्रफ, तो टोटल क्या बन जाएगा? 0। तो मैक्सिमम कब बनेगा? तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को खत्म कर दे, उसके बाद या तो कोई क्रस्ट बचना चाहिए या तो कोई ट्रफ बचना चाहिए, मतलब वेवलेंथ के बीच वाला पार्ट होना चाहिए। ओके, तो 0 और लैम्डा के बीच में कौन आता है? तो क्या λ/2। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कौन आता है? 3 λ/2। 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में 5 λ/2। तो वो हमारी कंडीशंस बनती है मैक्सिमा वाली। ओके, और इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस इसलिए बहुत काम के हैं ताकि ये हल्के फुल्के से कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट इसको टाइम लेने के बाद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो दिमाग से निकल जाता है। और न्यूमेरिकल्स भी इसी बेस पे आते हैं। और ज़्यादातर किस्सों में मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि जो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये मत सोचे कि इसके जैसे कोई आएंगे, इसमें ट्विस्ट करेंगे, वो करेंगे तो हम क्या करेंगे। पहले ये सोचो कि क्या अगर ये एज इट इज आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा सोचिए। एंड इफ यू से दैट हाँ 100%, अगर नोट्स में से तो कोई क्वेश्चन होता है तो वो
तो डेफिनेटली हमारा 100% बाय हार्ट है, उसमें से आप कहीं पे भी कुछ भी पूछ लो, वी विल गेट 100 आउट ऑफ 100। तो बाद में आप कुछ सोचिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। ओके, बट होता यह है कि कभी कोई इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह ही नहीं सकता है, तो उसका मतलब ये है कि पहले हम उसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आई होप इट्स क्लियर। चलो, अब ये जो है ना 14 नंबर का क्वेश्चन, इट इज हम ऐसा कहेंगे कि दैट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेस्ड अपॉन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Diffraction effect show that light does not travel in straight lines. Under what condition the concept of ray optics are valid and define Fresnel distance and the size of a Fresnel zone? अब ये जो है ना वो एक assumption पे क्वेश्चन है, और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है कि एक्चुअल में हम देखते हैं, अगर आपके आजू बाजू में कहीं लाइट चालू है और अगर आप लाइट देखोगे तो क्या आपको ऐसा महसूस होगा कि उसमें से रे आ रहे हैं कि पूरा का पूरा बीम आ रहा है? ऐसा लगेगा? क्या लगेगा आपको? बीम। बीम मतलब आप ऐसा कहेंगे कि पूरा लाइट का वेव आ रहा है। अगर मान लो आप लाइट के सामने देखते हैं हाफ 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 करो तो क्या ऐसा होगा कि हाफ हाफ लाइट है हाफ नहीं है? ऐसा होगा? नहीं कर सकते ना। कितना बेवकूफ़ी वाला लग रहा है कि हम ऐसे सामने देख कर ऐसा ऐसा करें। लाइट तो पूरा दे रहा है, मैं यहां से अपने विजन को ऐसा कर रहा हूं, तो दैट नॉट हैपेंड। अगर आप मान लो ऐसा कुछ कर दो कि आपने ऐसा अरेंजमेंट किया, मान लो आपने कोई डार्क ब्लैक कलर का वो आता है ना कार्ड शीट, ऐसा लिया आपने, छोटे 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 लाइंस है वो बीच में से काट लिया और आपने वो कागज लाइट के ऊपर लगा दिया, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लाइट के रे दिखेंगे? तो क्या? ऑफ कोर्स नॉट। फिर भी आपको क्या दिखेगा? लाइट का बीम आ रहा है, ऐसा ही दिखेगा। तो हम जनरली ऐसा रे कॉन्सेप्ट, रे जो है जो हम पढ़ लिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, 10th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, रे डायग्राम आपने लर्न कर दिए, और सब कुछ खत्म होने के बाद अब ये ऐसा कह रहे हैं कि रे डायग्राम जो है, ओके, अंडर व्हाट कंडीशन द कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स आर वैलिड। मतलब हमने जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया वो हर जगह पे तो वैलिड भी नहीं है। लो, ओके, तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन जस्ट थिंक, मतलब ये सोचने वाली बात है। तो इसको यहाँ पे ऐसा समझाया गया कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, ये कहाँ से आ जाते हैं मुझे नहीं पता है, ओके, पर इसको आपको लैम्बडा समझना है। A parallel beam of wavelength lambda on a passing through an aperture of size gets diffracted on a beam of angular width lambda is equals to theta is equals to lambda by a। इस स्टेटमेंट को आप फिर से समझने का ट्राई करिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 बार समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे थीटा बन जाता है, इसको मैं स्लीट विड्थ कर देता हूँ, और यहाँ पे वेव लैम्बडा जितना हो जाता है, तो अपोजिट साइड साइन थीटा लैम्बडा बाय ए, ताकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो यह हाइपोटेनस बन जाएगा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल सो आई कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए। तो ये वहाँ पे सही था। पर यहाँ पे डिफ्रैक्टेड होना, उसका मतलब आप ऐसा समझिए कि डिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब है कहीं से लाइट का बैंड होके आगे बढ़ना। अब बैंड होके आगे बढ़ना मतलब क्या? क्योंकि उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था, याद ना हो तो मैं यहाँ पे आपको फिर से उसको याद दिला दूँ। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हमने ऐसा एक जस्ट दिखाया था एक एनिमेशन कि मान लो कि ऐसे ब्लॉक एक दूसरे से आमने सामने है, यहाँ से ऐसे रेज, मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉक था, ये पानी से भरा हुआ था ऐसा समझ लेना है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक था, उस वुडन ब्लॉक को मैं ऐसे अप डाउन करूंगा तो क्या होगा पता है? वुडन ब्लॉक इट्स कंसिडर्ड ए प्लेन, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ से ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे, और जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा ना, पता है क्या होगा? तो कि यार बैंड हो जाएगा। हाँ, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, वो इसके साथ टकराएगा, ये रिजिड सपोर्ट के साथ, पर ये बीच वाला है ना वो अंदर जाने की ट्राई करेगा, पर ये है तो स्ट्रेट, पर ये फ्लेक्सिबल होता है ताकि वो पानी के अंदर ही बना है, तो वो वेव जाएगा ऐसे,
जैसे उसको रोका जाएगा तो दैट समथिंग लाइक दिस, ऐसे बैंड होके वो चला जाएगा। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो मान लीजिए कि ऐसा आ रहा था, इसको रोका गया, नीचे से रोका गया। अब हमारी फिंगर्स तो ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो जहां से रोका गया वो ऐसा बैंड हो गया और ऐसे वेव आगे बढ़ने लगा। तो जितना ये गैप कम होता है उतना बेंडिंग जो है वो ज्यादा होता है। जितना गैप ज्यादा होगा उतना बेंडिंग ऑफ कोर्स कम होगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि इतना पोर्शन जा रहा था, हाथ ऐसे जा रहा था, पर मेरा जो ऑब्स्टिकल है वो मैंने यहाँ ऊपर रखा है और ऑब्स्टिकल नीचे रखा है, तो ये हाथ ऐसे पास हो गया। क्यों? बहुत कॉमन सी बात थी कि वेव गया पर ऑब्स्टिकल एक ऊपर था एक बहुत नीचे था, तो ऑब्स्टिकल ने उस वेव को कहीं पे रोका ही नहीं, कहीं टच ही नहीं किया। तो उसी बात को लेकर यहाँ पे बताया कि अगर मान लो हम यहाँ पे स्क्रीन प्लेस डिस्टेंस कैपिटल डी एंड लीनियर विड्थ की हम बात करें, ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, तो x का वैल्यू लैम्बडा डी बाई डी, स्मॉल डी यानी स्मॉल ए मिलता है। अब यहाँ पे आप कुछ एज्यूम कर लो 10 मिलीमीटर, दैट्स अ स्मॉल डी और स्मॉल ए। वेवलेंथ, वैसे ये जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट का है। क्या आप में से किसी को पता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? सर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्या बात है। ओके, वैसे आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, याद है? 8th चैप्टर। 8th चैप्टर में। ओके, तो वहाँ पे हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो वहाँ से ऐसा बताने का ट्राई किया कि अगर ये वेवलेंथ होता, अगर ये डिस्टेंस डी होता, तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे कुछ बातें आगे बढ़ाते, अगर वैल्यूज़ हम रखते, तो हमें x का वैल्यू 0.18 मिलीमीटर जितना कुछ मिलता। सो द डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग इज नॉट क्वाइट लार्ज। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग जो है वो कोई बड़ा नहीं हुआ। The ray optics is valid in many common situations. It is useful here to define what is called the Fresnel distance df. अब ये जो है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई ज़्यादा खुलकर नहीं बताया है। एक फॉर्मूला दिया है तो आपको उस फॉर्मूला को जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे उसको लाइन टू लाइन में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट करना है, उसका कोई डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लाइन थी ना कि रे ऑप्टिक्स वैलिड इन द मैनी कॉमन सिचुएशंस, मतलब ये कॉमन सिचुएशंस में अवेलेबल था, इसलिए आपको 10th स्टैंडर्ड में मिरर फॉर्मूला पढ़ाया गया। कॉमन है इसलिए हमने यहाँ पे खैर अलग बात है कि मिरर जो है वो हमने नहीं पढ़ा, पर हमने मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, किस तरह से लेंस की इमेज मिलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड में कैसे वो ग्लिटरिंग होता है, वो सब हमने देखा। ओके, पर वहाँ पे हम एग्जैक्टली कोई सिंगल रे पास होता है ऐसा हम नहीं देख सकते हैं। ओके, फिर भी ऐसा कहा गया कि इट इज़ वेरी कॉमन फिनोमिना। वो बात अलग है कि हम उसको एज ए रे ज़्यादातर किस्सों में या तो कोई भी सिचुएशन में नहीं देख पाते हैं। आप में से किसी ने लेजर लाइट देखी है? लेजर लाइट? ओके, ऐसे मूवी के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कहीं फिजिकली लेजर लाइट देखी। वैसे तो बहुत छोटे मोटे टाइप के की चेन्स भी आते हैं जिसमें लेजर लाइट होता है। अगर आप लेजर लाइट लेते हो ना तो इफ यू जस्ट स्विच ऑन और द हीट ऑन द वॉल, तो आपको क्या दिखता है पता है? पूरा बीम जैसा, मतलब एक हाथ में ले लो टॉर्च और एक हाथ में ले लो लेजर गन, दोनों को जैसे ऑन करोगे तो वॉल के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस या सेम? लेजर वाला स्मॉल डॉट होगा खाली, और वो बीम वाला स्प्रेड हो जाएगा लाइट वाला। ओके, और स्क्रीन और सोर्स, मतलब वॉल और आप जहाँ खड़े हैं उसके बीच में अगर मान लो, मतलब अंधेरे में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या एक और नोटिसेबल चीज आप देखेंगे? जो लेजर होगा वो बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। ओके, और अभी टॉर्च वाला शायद से दिखाई देगा, शायद नहीं देगा। दिखाई तो देगा ताकि हम अंधेरे में खड़े हैं। पर वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप नोटिस करो, वैसे अभी आप रात को बाहर निकलो ना 7 साढ़े 8 बजे, तो कोई ब्रिज से अगर आप पास होते हैं तो वहाँ पे वो एलईडी लाइट लगाई है। ओके, तो जहाँ एलईडी लाइट है ना उसके आजू बाजू से क्या आपको ऐसा शेडो जैसा दिखता है? लाइट का बीम जैसा दिखता है? कभी देखा है? इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। अगर कहीं नहीं देखा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। काफी लोगों का ऑब्जर्वेशन
ओके ओके होता है, वो इतना शार्प ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकते हैं, तो दैट्स ओके, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अगर वो आप देखते हो तो आपको वो वाइट लाइट का या तो वो टॉर्च लाइट का बीम देखने को मिलेगा। तो क्या लेजर लाइट का बीम देखने को मिल सकता है? बीम समझते हो ना, बीम, टॉर्च ऑन किया तो टॉर्च से लेकर स्क्रीन तक नहीं ऐसा वो स्प्रेडेड लाइट जैसा दिखता है अपने को, दैट इज कॉल्ड एज ए बीम ऑफ लाइट। ओके, यू कैन सी आजू बाजू भी अपने को लाइट जैसा दिख रहा है, क्या ऐसा लेजर लाइट में दिख सकता है? मैक्रो लेवल पे दिख सकता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा अगर घर पे लेजर टॉर्च हो या तो आपके पास ऐसा कीचेन हो तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशंस, हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, ओके, वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ओके, तो वही एग्जैक्टली वही करना होता है। तो आपके पास डिओड्रेंट या तो परफ्यूम भी होना चाहिए, या तो वो ना हो तो अगरबत्ती भी चलेगा, इंसेंस स्टिक भी चलेगा। करना क्या है तो कि आपको लेजर लाइट वॉल के ऊपर चालू करना है। तो लेजर लाइट और वॉल के बीच में जो खाली जगह है जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लेजर का बीम नहीं दिखता है, तो जो खाली जगह है ना वहाँ पे इंसेंस स्टिक्स का थोड़ा धुआं आएगा, या तो डिओड्रेंट थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे या तो परफ्यूम थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे या तो धुआं होगा, उसके अंदर आपको लेजर बीम दिख सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हो तो भी ठीक है, पर अगर आपने इस बात को समझा तो भी आपका काफ़ी सारा काम हो जाएगा। दैट सेम फिनोमेना अभी मंथन ने कहा, वो शायद आपने सेम टू सेम फिनोमेना ही होती है, शायद हो सकता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो, और हो सकता है आपको यही एग्जाम्पल शायद दिया हो। ओके, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे ये जो फ्रेनल डिस्टेंस या तो ये जो डिस्टेंस या तो साइज की बात करते हैं ना, उसके लिए कुछ कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस मतलब भाई इसकी जगह पे ये सिंबल ले लो, लाइक दिस, द डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेड ऑफ ए बीम इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एपर्चर। आई रिपीट, जितना उसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, जितना वो स्प्रेड हो रहा है, okay, so diffraction spread of a beam is equal to the size of aperture is called the Fresnel distance। मतलब वहां पे आप x इक्वल टू a ले लो और d इज इक्वल टू डी एफ कह दो। डी एफ का मतलब आप फ्रेनल डिस्टेंस ले लो और कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू स्क्रीन ले लो। तो करना कुछ नहीं था, x की जगह पे a लगा दिया तो a इधर भी a इधर भी, मतलब x इज ऑल्सो इक्वलेंट टू स्लिट डिस्टेंस, वही उसने कहा। तो इसमें से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, डी एफ को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो तो ए स्क्वायर बाय लैम्बडा बनेगा, दैट्स इट। इफ डी इज लेस देन डी एफ, अगर मान लो स्लिट का डिस्टेंस डिफ्रैक्शन या तो जो फ्रेनल डिस्टेंस है उससे भी कम हो तो क्या होगा? देन देयर विल नॉट बी टू मच ब्रॉडिंग बाय डिफ्रैक्शन, मतलब वो ज्यादा ऐसे ब्रॉड नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा, एंड लाइट विल ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स विल वैलिड। मतलब अगर डिफ्रैक्शन जो हो रहा है फ्रेनल डिस्टेंस से भी अगर कम डिस्टेंस पे हम कोई लाइट को इंसिडेंट करे तो वहाँ पे उसका बेंडिंग नहीं होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता है, और उस केस में लाइट है वो सीधा सीधा ट्रैवल करता है, और तब जाकर हमें वहाँ पे रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। बस वही चीज़ यहाँ पे ली हुई है। तो उस टाइम पे स्लिट का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसमें से a को सब्जेक्ट बना दिया, तो a इज ग्रेटर देन अंडर रूट लैम्बडा बाई डी। For a given capital D, that's a distance from the slit to screen, the quantity root lambda d is called the size of Fresnel zone and denoted by AF, and AF is equal to root lambda d। तो यहाँ पे DF हमने एक एज्यूम किया, यहाँ पे ये AF भी हमने एज्यूम किया। अगर D इक्वल टू DF बन जाए और X इक्वल टू A हो जाए तो वो हो गया फ्रेनल डिस्टेंस, और यहाँ पे रूट लैम्बडा डी है जिसको नाम दिया है साइज ऑफ फ्रेनल जोन, यानी ये पर्टिकुलर जोन के अंदर आपको ऐसा इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से है डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन।
ये पूरा का पूरा जो है वो डिलीटेड पोर्शन है. सो यू हैव अ बिगेस्ट एडवांटेज. अब देखिए ये कितना बड़ा है. ओके 15th क्वेश्चन से लेकर आगे कुछ नहीं करना है अभी आपको, बाद में मैं करवाऊंगा. ओके तो उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा है. तो ये एक पोर्शन भी निकाल दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है. बट एग्ज़ाम से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मतलब फाइनल एग्ज़ाम से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करवाना चाहिए. ओके पर वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बाद में ही रखने के ऊपर छोड़ रहे हैं. अब यहाँ पे चलो पार्ट 2 में आई थिंक किसी का एक डाउट था. आई डोंट रिमेम्बर किसका क्या डाउट था. आई थिंक लास्ट टाइम किसने बताया था कि ये क्वेश्चन में डाउट था. आदित्य आई थिंक आपने कहा था कोई क्वेश्चन में क्वेरी थी नहीं सर, आपकी. वो क्लियर हो गया. 5th क्वेश्चन में था, वो फॉर्मूला पुट करना था, क्लियर हो गया. ओके आई थिंक हमने 1 2 3 4 5 दिए थे. यस सर. यस सर. ओके अच्छा वन मोर थिंग इज दैट जो लोग लाइव है या तो जो वीडियो देखते हैं, जब भी मैं न्यूमेरिकल्स होमवर्क में देता हूँ उसके पीछे मेरा इंटेंशन बहुत ही क्लियर होता है कि ज़्यादातर अभी जैसे शिखर ने कहा कि भाई मैंने न्यूमेरिकल्स किए मुझे अच्छा लगा. ओके हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोगों को न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव हो सकता है. ओके पर न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है, फॉर्मूला आपको सोचना है. पर फिजिक्स में एडवांटेज ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये फर्स्ट नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, कोई बड़ा दिमाग या तो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है. सो आई ऑलवेज विश कि आप ये जो छोटे छोटे बात है ना, दैट्स कॉल्ड एज ए स्मॉल स्मॉल टारगेट्स. ओके या तो टाइनी टाइनी टारगेट्स आप बनाइए और उस टारगेट को आप अचीव करेंगे, लिखेंगे तो पता डेफिनेटली चलेगा कि हाँ यार ये हमसे हो सकता है. ओके अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना वो 1 प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्प्रेड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट. तो यहाँ पे उसके बाद होना चाहिए क्वेश्चन मार्क. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 ताकि यहाँ पे व्हाट से पूछा था, क्वेश्चन मार्क आ गया. तो वहाँ पे अगर कोई सोचता है कि यार ये 1 क्या है, तो कि यार 1 कुछ है ही नहीं. तो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स देता हूँ तो एक भरोसे के साथ देता हूँ कि वो आपको करना चाहिए. हाँ पढ़कर नहीं समझ में आता है दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई टेंशन नहीं है. आप मुझे बता सकते हैं कि यार ये अपने को समझ में नहीं आया है. हाँ ऐसा यार नहीं बोलेंगे आप, पर ऐसे बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है सो 1 2 3 4 5 में किसी को कोई डाउट? हेलो क्या हुआ, अमित कहीं रह गए थे क्या भाई? सर वो तो आ गई तो. 1 2 3 4 5 मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सब लोगों ने ट्राई किया होगा. ओके चलो मुझे सबसे पहले कौन इसका मतलब समझाएगा, इसका मतलब क्या? वेवलेंथ ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. हाँ ओके लैम्बडा GW ऐसा आप लिख सकते हैं या तो लैम्बडा GW. वैसे ये तरीका जो है वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पे जब आप रेशियो लेते हैं तो सेम तरीका आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. ओके लिखने लिखने की बात है पर पता चलना चाहिए. ये 3rd नंबर का जो किस्सा है वो बहुत ही काम का था. देखो अब 4th से हमने एक फॉर्मूला दिया था लैम्बडा d/d दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ. ओके तो वो आप कर सकते थे, कुछ नहीं करना था, जस्ट गिवन डेटास आर देयर. ओके सो जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली. इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद ऋषि समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है.
बस बस थोड़ा बस उसको पकड़ के रखिएगा, थोड़ा ही सही। ओके, जिंदगी में थोड़े में काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो थोड़ा होगा तो भी अपना काम हो जाएगा भाई, ज़्यादा की तो वैसे कहाँ ज़रूरत है। ओके, एक गाना था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। ओके, एग्ज़ाम में सब लोग यही कहते हैं 30 का हो चुका है, बस अब 5 की ज़रूरत है तो 35 आ जाए। ओके, तो बैठे बैठे वो गाने नहीं गाने हैं, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। ओके, 4 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी 4 की ज़रूरत है। ओके, केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, बस फिज़िक्स की थोड़ी ज़रूरत है। ओके, बस पर फिर भी एक होप होनी चाहिए कि थोड़ा ही सही पर हम कर लेंगे। ओके, तो हो सके उतना खुद पे भरोसा रखने का। बाकी आजू बाजू वाले तो अपनी प्रिपरेशन में आएंगे ही आएंगे। ओके, पर हमें अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, राइट? मतलब ये हाँ है कि ना है? यस सर। हाँ, तो हाँ कैसे कहेंगे? हाँ। ना कैसे कहेंगे? हाँ। ओके, मुझे ये रिसर्च का सब्जेक्ट लगता है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि ये जनरेशन को हाँ कहना ये वाला किसने सिखाया है। ओके, पर हो सकता है शायद हमारे ज़माने में ऐसा ना होता हो, आपके ज़माने में यही हाँ होता हो। Anyways, laser light, that's a 630 nanometer. Pair production slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 millimeter. Okay, तो यहाँ पे नैनोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ताकि यहाँ पे सभी डेटा है ना वो कंपैरिजन से ही आपको मिल रहा है। यहाँ पे 8.1 मिलीमीटर यानी उसको कहा गया है बीटा। बीटा यानी लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जब भी आप फॉर्मूला याद रखते हो ना तो उसको लिख कर याद रखिएगा, ताकि अगर कोई बोलता है ना लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा डी बाई डी, चलो इसको कैसे बोलेंगे और इसको कैसे बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा डी बाई डी, ऐसे ही बोलेंगे ना कि कुछ अलग तरीका होता है बोलने का? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हाँ। ओके, पर ये हम कितनी बार बोलेंगे? तो कि नहीं यार ये तो बोर कर देगा, तो लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। वैसे ऋषि क्या पढ़ा जाएगा इसको? लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। वेरी गुड। और हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हाँ, बाई डी नहीं बोलने का, हाँ लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी अपॉन डी ऐसा बोलने का। तेरा पहले से ये प्रॉब्लम है। चलो, तो अपॉन डी बोलने का, क्या बोलने का? अपॉन बाई डी। डी। हाँ, लैम्बडा डी बाई डी। बाई डी अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपने को। Interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 millimeter, calculate the wavelength. तो it's very simple thing कि आपको दो वेवलेंथ सॉरी हाँ एक वेवलेंथ दिया, एक वेवलेंथ फाइंड करना था, दो डिस्टेंसेस दे दिए, स्मॉल डी और कैपिटल डी जो है वो सेम होने वाला है। तो बीटा 1 इज गिवन, बीटा 2 इज गिवन, लैम्बडा 1 गिवन है, लैम्बडा 2 फाइंड करना है। सो यू हैव द लैम्बडा फॉर्मूला, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एज यू जस्ट कंपेयर इट स्मॉल डी कैपिटल डी, दैट विल बी कैंसल आउट ताकि वो सेम रहेंगे। तो सीधा सीधा लैम्बडा 2 का वैल्यू आपको वहाँ से मिल सकता था। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज आपको डायरेक्टली प्लेस करनी थी। अब यहाँ पे 6th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन धीरे धीरे हम देखते जाते हैं, एक एक क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट ये है कि अगेन इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द वैल्यूज और उस वैल्यू के लिए क्या सिंबल लेना है। बाकी क्वेश्चंस में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, बाकी बहुत सीधे सीधे से है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बात स्टार्ट होगी। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, अरे 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 कहाँ भागा जा रहा है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस obtained with the light of wavelength 6000 angstrom. What is the relation of angstrom in terms of meter? 10 raised to minus 10 meter. Okay, and that is at 2 millimeter. Young's experiment, the width of fringes, तो width of fringes यानी 2 millimeter और fringe width यानी उसको बीटा कहते हैं हम। wavelength दिया है, calculate the fringe width
if the entire apparatus is immersed in the liquid medium of refractive index 1.33. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें उस बीटा को लेना है। तो यहाँ पे ये रिलेशन ज्यादातर किस्सों में अपने को नहीं पता होता है। हमें म्यू का रिलेशन ये पता ही नहीं है। हमें म्यू का कौन सा रिलेशन पता है किसी को? म्यू का कौन सा? वेलोसिटी वाला। वेरी गुड, बोलिए। c/v। वेरी गुड। वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है? c इज इक्वल्स टू f लैम्डा। खत्म हो गया क्वेश्चन। लो एफ कैंसल। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, whenever the medium changes frequency remains constant। ये बात पता हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो आ गया, देखो आपका फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश, लैम्डा बाय लैम्डा डैश। दिस इज इन द वैक्यूम, दिस इज इन द लिक्विड। बस, तो अब तो कुछ नहीं करना बाकी रहा। ओके, पर यहाँ पे ये लैम्डा डैश का वैल्यू है। हमारे पास हमारा बीटा का फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बरोबर। तो उसमें से ये हो गया एयर वाला बी, बी डैश हो गया लिक्विड वाला, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा डैश। इतना भी ज्यादा ना खींचना हो तो सीधा सीधा भाई बता सकते हो, बी डैश और बी का रेशियो ले लो तो लैम्डा और लैम्डा डैश का रिलेशन मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपको म्यू का रिलेशन मिल जाएगा। सो दिस आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए, क्या ये 7th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ये पोर्शन आप कहीं पढ़ चुके हैं? याद आया कुछ इसको देखकर? कहाँ पे देखा था? आई मैक्स। हाँ जी, R is equal to A/B। हाँ, R इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 लिया था। ओके, दो एम्पलीट्यूड का रेशियो हमने लिया हुआ था। या तो याद करिए, उसी टाइम पे मैंने मतलब नोट्स में ऐसा भी दिया हुआ है ना, लास्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, वहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ इक्वेशन। यस यस यस, आई मैक्स और आई मीन वाला जो क्वेश्चन था 10th। So the two coherent sources have intensities in the ratios 25:16. Find the ratio of the intensity of a maximum to minima after interference of light. Okay, तो यहाँ पे ये आपको रेशियो दिया गया है इंटेंसिटीज का, और आई मैक्स टू आई मिन हमें ये रेशियो पता था, r+1 अपॉन r-1। r इज इक्वल टू इंटेंसिटीज रेशियो जो आपके पास ऑलरेडी है। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू और आपका 1 मार्क आपकी जेब में आ सकता है। याद करिए, क्या ये मैंने उसी टाइम पे बताया था, कुछ हिंट दिया था? सर, फाइंड करने का बोला था। हाँ, पर वो ऑफ कोर्स हमने नहीं किया है, ताकि आपने सब बोला था कि फाइंड करना चाहिए, पर आपने सब बोला नहीं था कि फाइंड करो अभी, बरोबर कि नहीं? ओके, वो हमारा ऐसा होता है कि आपने बोला नहीं था कि अभी के अभी करो, वरना हम कर देते। ओके, बट डोंट वरी, ये रास्ता मैंने आपको दिखाया था। वैसे यहाँ पे के थोड़ा टाइम पास के लिए लिखा हुआ है, वैसे के तो कैंसिल ही होने वाला है। अगर आपने लास्ट लेक्चर सही तरीके से पढ़ा होगा, नंदिनी पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर सही तरीके से? हाँ सर। हाँ, એટલે જ मैं पूछा, तो डाई बीबी चाहिए, मैंने सच्चो जवाब आपसे। तो यहाँ पे वैसे लास्ट जो मैंने बताया था और यहाँ पे ना उसमें हल्का सा वेरिएशन है। वहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऊपर डिविडेंडो और नीचे कंपोनेंडो है, तो रेशियो है तो रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, दैट इज द थिंग। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आती है। अब इसका एक्सपांशन करो और एक्सपांशन करने से मिडिल टर्म ऊपर वाले में बचेगा, ये रहा मिडिल टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, तो ये रहा फर्स्ट और लास्ट। इसके बाद आप रेशियो का ले सकते थे, तो वहाँ से आपको ये रिलेशन मिला। अच्छा, अभी कोई ये कहेगा ये A1/A2 ये रूट बीटा कैसे हुआ? वैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कर दूं, आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो एक करेक्शन कर दीजिएगा। करेक्शन ये है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो दैट इज अ बीटा। तो याद करिए, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां पे √I1/I2 इज इक्वल टू R या तो A1/A2 कहा था, इसी R को
इस क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया गया बीटा के नाम से, तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप चाहो तो वैसे इसको आप आर स्क्वायर कहना चाहिए और आर स्क्वायर को आप बीटा कह सकते हैं. So you can see that a1 by a2 like this, that is the root beta. तो a1 square by a2 square is equals to beta. Okay, तो यहाँ पे ये एक हमारा assumption है और इस assumption पे हमने बात को आगे बढ़ाया. क्यों? तो क्या क्वेश्चन में बताया था इंटेंसिटी का रेशियो, तो I1 अपॉन I2 का रेशियो यहाँ पे आपको लेना था. पर ये क्वेश्चन भी बहुत 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 काम का है. काफ़ी सारी जगहों पे ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, पूछा जा सकता है, तो याद होना चाहिए. एंड अगेन आई मेक इट करेक्शन, यहाँ पे आप उसको बीटा समझिएगा, भाई पी नहीं होता है. नाउ इन सभी क्वेश्चंस में फोकस करिए क्या क्या दिया है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, इंसिडेंट एज पैरेलल बीम ऑफ स्लीट विड्थ. स्लीट विड्थ का क्या सिंबल? स्मॉल डी. हाँ, वैसे भी मिलीमीटर है. फाइंड द एंगुलर विड्थ एंड द लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन. कैप्टेड डिस्टेंस यानी ये किसका वैल्यू हुआ? कैपिटल डी का वैल्यू हुआ फ्रॉम द स्लीट. विच ऑफ दिस विड्थ would not change if the screen were moved to a distance of 2.2 meter from the slit. मतलब अगर मैं स्क्रीन को दूर लेकर जाऊं तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो नहीं चेंज होता है? तो हमारे पास एंगुलर विड्थ का और लीनियर विड्थ का ये फॉर्मूला था. आई होप आपको याद होगा, लास्ट टाइम का ही लेक्चर में देखा था. थीटा लैम्डा बाय ए, तो 2 थीटा मैंने से कहा था. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. याद है ऐसा कुछ कुछ? वैसे सालों पुरानी बात है तो फिर भी याद होगा शायद आप लोगों को. ओके, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए. यहाँ पे लैम्डा गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ये मिल गया. नाउ लीनियर विड्थ वो भी हमें पता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्क एंगल इनटू रेडियस, ऐसा हमने पढ़ा था कुछ. ये हो गया. नाउ व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड 2.2 मीटर द एंगुलर विड्थ वुड नॉट चेंज. ताकि यहाँ पे देख सकते हो इस फॉर्मूला के अंदर कैपिटल डी तो कहीं है ही नहीं. ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल बेसिक पार्ट. चलो आफ्टर दैट वन मोर लास्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए उसकी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज रहती है. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन a slit of width a. If the distance between the slit and the screen is 0.8 meter and the distance of a second order maximum from the center of screen, तो second order maximum मतलब उसको कहा जाता है x. आपको फिगर जो है वो याद होना चाहिए. याद है कौन सा फिगर? जहां पे हमने इंटरफियरेंस देखा था, जहाँ पे वो लैम्बडा थीटा मैंने बनाया था. ओके, जहाँ पे कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड x1 x2 या तो p q ऐसी हमने वैल्यूज लिखी हुई थी. ओके, तो आगे आप जाएंगे तो आई थिंक वो 5th या 6th क्वेश्चन था, वहाँ पे आपको एक फिगर दी गई होगी. तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो सेंटर पे आएगा, सेंटर के बाद आएगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, या तो डार्क देन ब्राइट देन डार्क एंड देन अगेन ब्राइट. ओके, इतना डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है फ्रॉम द सेंटर, so that is known as the x distance from the screen is 15 millimeter and calculate the width of the slit. अब ये बात यहाँ पे समझनी बहुत 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 ही ज़रूरी है कि यहाँ पे कैसा हो रहा था. That's a second order maximum. Okay, so whenever the second order maximum is take place, so second order maximum from the center of the screen is 5/2 lambda d by a. ये कहाँ से आया 5/2? याद करेंगे तो पता चलेगा. a sin 2 थीटा 5 लैम्बडा बाय a और फिर a नीचे लेंगे. फिर से a sin थीटा 2 की वैल्यू थी ना 5 लैम्बडा बाय 2,
5/2 लैम्डा, हम्म तो फिर थीटा 2 5 लैम्डा बाय 2a। अब यहाँ पे तो कहीं पे थीटा है ही नहीं, ए साइन थीटा आप जो सर बोल वो रहे हैं ना। सेकंड ऑर्डर है ना, इसीलिए वो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो फिर वो 5/2 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे याद करिए एक जनरलाइज फॉर्मूला हुआ करता था, 2n-1 लैम्डा बाय 2, याद है? पर यहाँ पे 2n-1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 - 1 3/2। ओके, अगर मैं n = 3 लेता हूँ तो 3 2 जा 6, 6 - 1 दैट इज 5/2 ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे इस बात को आपको कैसे समझना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना है। अदरवाइज जैसे दिया है ना, वो सब कुछ बहुत सिंपल 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 सा है। अब ध्यान से सुनिएगा और इस बात को समझने का ट्राई करिएगा। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो अभी जो ध्रुव ने कहा कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम किसके बीच में हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कौन आएगा और इसको सेकंड बाद मिनिमम, थर्ड सेकंड, मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम के बीच में। हाँ, तो सेकंड और थर्ड के बीच का, तो सेकंड और थर्ड का आधा होता है ना, दैट्स 2.5। तो अगर आप देखो तो 5/2 इज अल्टीमेटली व्हाट, 2.5 जैसा हो सकता है। तो क्या हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये जो फंडा है वहीं से उठाया कि अगर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल जाए 5/2 दैट्स लैम्डा डी बाई डी, और उसमें से मुझे स्लीट विड्थ निकालनी है, तो स्लीट विड्थ वहाँ पे बन गया 5/2 लैम्डा डी और x2 डैश, एंड वेयर x2 इज व्हाट, x2 दैट इज कंसिडर एज ए डिस्टेंस। कहाँ से, तो कि डिस्टेंस काउंट होता है दैट्स ऑर्डर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब वहाँ जहाँ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम मिलता है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वो हमें दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस दिया है, सिंपल वैल्यूज प्लेस करनी है, तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। स्लिट विड्थ जो है वो हमें यहाँ पे मिल सकता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लिट विड्थ 80 माइक्रोमीटर दिया है। अब सोचिए 80 माइक्रोमीटर यानी कितना 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 छोटा होता है। ओके, बट दिस इज जस्ट अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क है उसमें मैं पार्ट 1, आज कौन कौन से क्वेश्चंस किए पार्ट 1 से हमने, 10 11 12 13 14 और 1 सेकेंड 14 से किया है। हाँ, तो 3 किया था हमने। हम्म 14th एक जिसमें समझना थोड़ा ज़्यादा था, 14th, उसके बाद रिजॉल्विंग पावर और वो सब था, तो वो हमें करना नहीं है उसमें कुछ। 14th दैट इज ट्वाइस, एंड पार्ट 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए, 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से आपके बस के है जिसमें आप हल्के एफर्ट से ट्राई कर सकते हो। 10 किया, ओके 11 दैट इज डी थीटा हमने किया हुआ है, तो 10 एंड 11। ओके, पार्ट 4 से कोई क्वेश्चन दिया था ट्राई करने के लिए? नो सर। ओके, पार्ट 4 से 1 2 हो सकते हैं, तो यू कैन जस्ट ट्राई। फ्रीक्वेंसी, ओके 1 2 4, ये मज़ेदार है 5th पर, ठीक है चलो वो छोड़ देते हैं। 1 2 3 4, ओके, ये भी हम यहाँ पे, ओके, तो इतना आपका होमवर्क है वो रहेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।